अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं उमर बशीर और आज की न्यूज़ स्पेशल में कौमी क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया की ही बात करेंगे। टेस्ट सीरीज में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वनडे सीरीज का आगाज भी शर्मनाक ही हुआ और पहले वनडे मैच में 92 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा शाहीनों को। शाहीनों के पर काट दिए तो ये कहूँ तो गलत बिल्कुल ना होगा। 12 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में। और अब इत्तेफाक की बात यह है कि 12 वनडे मैचेस में ही हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी कि 24 मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हार चुके हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। उमर की जानिब हम बढ़ेंगे। उमर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, कहाँ से करें? और वही सवाल है कि क्या जो हुआ ये एक्सपेक्टेड था? एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड था। 5-0 तो एक्सपेक्टेड, हम बल्कि हर बंदा यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान इसी लाइनअप के साथ वहाँ 5-0 का मार्जिन उनको देखना पड़ेगा डिफीट का। तो जो हुआ होना नहीं चाहिए था, बिकॉज पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा था। पाकिस्तान ने 75 पे 5 आउट किए और जो लग रहा था कि पाकिस्तान 150 के अंदर उनको आउट कर लेगी और उनके लिए काफ़ी ईजी होगा चेस करना। बट आपने देखा कि आखिरी 5 विकेट में ना कि पाकिस्तान 200 रन करवाया, बल्कि पाकिस्तान जब चेस कर रहा था उसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। तो ये सारा कुछ एक्सपेक्टेड तो नहीं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, बट इतने बुरे तरीके से स्ट्रगल करेगा ये थोड़ा मुश्किल। अच्छा उमर, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे दौरा इंग्लैंड से। अगर हम शुरू करते हैं, पीछे चले जाते हैं, जब हम बात कर रहे थे कि हम अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को मौका दे रहे हैं, उस वक्त से हम अपने रिबिल्डिंग के प्रोसेस में थे। तब भी हमने 5-0 एक्सपेक्ट किया, 4-1 से हम सीरीज़ हार गए थे और अभी भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5-0 होगा ये। तो कुछ बेहतरी की उम्मीद आपको नजर आ रही है कि शायद कोई अच्छी खबर आ जाए अगले मैच में जो कल होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए रिबिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो रिबिल्डिंग कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम हारेंगे। देखिए हारते हुए हम काफ़ी अरसे से हम चीज़ें ऊपर नीचे चीज़ें होती आ रही हैं, लेकिन हमें ये शो करना है कि हम कितना इम्प्रूव किए हैं। बट लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है तो वो तसलसल तो वैसे चलता आ रहा है, ना उसमें बेहतरी आ रही है ना उसमें कमी आ रही है। पाकिस्तान का जो एक चेस का जो स्टैंडर्ड है वो भी लो है और वो हमने देखा पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, वो भी हम देख रहे हैं। तो रिबिल्डिंग इस तरह नहीं होती। रिबिल्डिंग में आप हर मैच में एक इम्प्रूवमेंट के साथ जाते हो और आपको नजर आता है कि कुछ पिछले मैच से अगले मैच में कुछ बेहतरी आई है। तो ओवरऑल हम देखें तो मुश्किल सामने आ रही है। अगले मैच की आपने बात की, देखिए पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेंथ है, जो अजहर अली जो आपके मेन कप्तान थे वो भी नहीं है, सरफराज भी नहीं है, अब हफीज़ के हाथ में कप्तानी है। शुएब मलिक जो काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर है वो टीम में मिस कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो हफीज़ के अलावा आपकी पूरी की पूरी टीम जो है वो यंगस्टर पे मुश्तमिल है। और अगर आप ये उम्मीद करें कि पाकिस्तान इस कम्बिनेशन से जीतेगा तो अगर आप मुझसे पूछें प्रेडिक्ट करने की बात करें तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए जीतना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एमसीजी में। और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम डेविड वार्नर की बात की जाए तो डेविड वार्नर ने आखिरी मैच में शानदार सेंचुरी की थी। और अगर हम स्टार की बात करते हैं तो स्टार का भी शानदार रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में, सबसे ज़्यादा स्टार की विकेट्स इस ग्राउंड पे उमर। तो अब स्टार्क एक ख़तरा है पाकिस्तानी टीम के लिए, लेकिन स्टार्क एक ऐसी ग्राउंड में जो कि उसकी फेवरेट ग्राउंड है पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी वो खेलें सबसे ज़्यादा 17 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर लिए हैं। तो किस तरीके से हमें अब इस मैच के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए हमारी टीम मैनेजमेंट को कि स्टार्क को अच्छे से खेल सकें? देखिए रिकॉर्ड्स फाइन, हर प्लेयर का रिकॉर्ड स्टैट्स अच्छे होते हैं ग्राउंड पे, लेकिन ऑन गिवन डे इट्स अ न्यू डे, ए न्यू गेम, न्यू डे और नई परफॉर्मेंस और नई स्पिरिट होती है। तो उस पर रिकॉर्ड आपको इनकरेज तो करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस तो मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि ऑन गिवन डे आप क्या करते हो। स्टार्क का रिकॉर्ड बेशक एमसीजी में अच्छा है, मेलबर्न में अच्छा है, बट अगेन ऑन गिवन डे पाकिस्तान क्या करता है। जैसे आप पहले वनडे में हमने देखा कि पाकिस्तान को लग रहा था कि हमें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस करके बैटिंग की है तो 400 रन करेगा, 350 रन करेगा, जो गिवन स्टैंडर्ड है वहाँ पे। इनके सब लड़के बिग बैश खेलते हुए आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनमें, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान को फौरन ही आउट कर लिया 5 आउट मेजर। बट आपने देखा कि स्टैट्स की जब हम बात करते हैं और गिवन डे पाकिस्तान क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ज़रूरी नहीं कि आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है तो आप ऑन गिवन डे भी अच्छा करेंगे। ये एक इंकरेजमेंट। आपने बात की कि पाकिस्तान ने उनके 5 खिलाड़ी जल्दी आउट कर दिए, ग़ालिबन 78 पे 5 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, जो कि जिसमें मेन सारे बड़े नाम थे उन सबको पवेलियन वापस भेज दिया। मैक्सवेल जो कि टीम से बाहर थे और मैक्सवेल टीम में वापस आए हैं, उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली। मैथ्यू वेड जिनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आदो कि वो अच्छी इनिंग्स खेलते आए हैं, बीच में सेंचुरी उन्होंने इससे पहले नहीं की और मैथ्यू वेड ने आते ही एक शानदार इनिंग्स खेल दी, मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी। तो क्या कमज़ोरी थी हमारी कप्तानी में, कोई कमज़ोरी थी उस वक्त, या हमारी जो हिकमत अमली थी, या हम लैग कर गए, लूज़ कर गए, क्या वजह थी? देखिए यही प्रॉब्लम जो हमारा कौमी प्रॉब्लम है कि हम इजी हो जाते हैं। जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जब मसलसल अच्छा कर रहे होते हैं तो उसके बाद हम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ यही हुआ। पाकिस्तान ने 5 आउट कर ली तो वो ईजी हो गया, उनको लगा कि बाकी 5 आउट टेल है तो हम इनको आउट कर लेंगे, लेकिन आउट कहने या सोचने से नहीं, उनको करना पड़ता है आपको। तो पाकिस्तान ने बेसिकली ईजी हो गए
और उनका जो मिडिल में जो वहाब रियाज का रोल था, वहाब रियाज ने जो पुराने बॉल से उनका रोल था वो उन्होंने अच्छे से प्ले नहीं किया। रन कंटेन हुए, आपके स्पिनर ने इमाद ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हालांकि नवाज की बॉल पे हफीज़ ने कैच भी छोड़ा स्लिप में। बट अगेन आपको कैपिटलाइज करना होता है, आपको इम्प्रोवाइज करना होता है। जब आपके पास इतना अच्छा चांस आपको बन गया आपके लिए कि आपने 5 आउट कर लिए, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, हर बंदा हैरान था कि यार इस ऑस्ट्रेलिया को हमने 150 के अंदर आउट करना। वो जो कह रहे थे कि हमारी बॉलिंग लाइन जो है वो तबाहकुन है, तो वो इस बात का इन्होंने बता दिया था कि वाकई हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बैटिंग। लेकिन अगेन हमने कंटिन्यू नहीं किया, उसको कैपिटलाइज नहीं किया, हमें उनको उस पर चढ़े नहीं हम लोग, हम इजी हो गए। और ऑस्ट्रेलिया इसके बरक्स, अगर आपको याद हो, उन्होंने जो स्टीवन स्मिथ उन्होंने ये बोला कि हमारा बहुत बड़ा लो प्रोफाइल हमारा स्टार्ट था, बड़ा अच्छा स्टार्ट नहीं था हमारा, लेकिन अगेन हमें चांस मिला, हमने वापस गेम में आने के लिए हमें मिला, तो यही चांस हमने दिया उनको तो वापस आए ना वो। और यही चीज़ हम टेस्ट मैचेस में करते रहे, आपने मैच बनाया और बना के प्लेयर्स को उनको वापस करते रहे आप, तो ये चीज़ें होती हैं, इस पे आपने और सोच रहना होता है। बड़ा पुराना मसला है हमारी क्रिकेट टीम का कि हम मैच में आके, सीरीज में आके फिर एकदम अपने आप को लूज कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, हमारी सिलेक्शन कमेटी है, इसके ऊपर वो क्यों नहीं काम कर रहे? और क्या ये वही मसला तो नहीं जो कि हम अपने दीगर 2 प्रोग्राम में, जो पिछले 2 प्रोग्राम डिस्कस किया था कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत है हमारी टीम, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, बड़ी शदीद जरूरत है। यहाँ पे कोचिंग स्टाफ कुछ नहीं करेगा, ये प्लेयर का इंडिविजुअल एक्ट होता है। देखिए, लोग क्रिटिसाइज करते हैं मिकी ऑर्थर को, मिकी ऑर्थर की ऑब्वियसली कोशिश, किसी की कोशिश ये नहीं होती कि आप मैचेस हारें, और कोई कोच नहीं चाहेगा कि उसका करियर जो है, उनका कोचिंग करियर वो खराब हो। ग्रांड फ्लावर इतने अरसे से साथ है, मिकी ऑर्थर बेशक अभी आना शुरू, लेकिन वो काफ़ी तजर्बेकार कोच है। बट प्रॉब्लम यह है कि प्लेयर जब रोप क्रॉस करते हैं, जब अंदर ग्राउंड में जाते हैं, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन उनकी है वो लैग कर रही होती है, प्रेशर में आके एकदम से वो क्रम्बल अप कर लेते हैं। तो ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आजकल दुनिया में स्पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर हमारे यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है और इस चीज़ को समझना है कि यार ये फजूल चीज़ है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ठीक है, लोग बुरा मानते हैं, बट हमें बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। हम गुजारिश ही कर सकते हैं हमारी टीम मैनेजमेंट से और जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे कंसल्ट करना बड़ी अच्छी बात है। अब पिछले मैच की पहले बात करेंगे, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ के हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन अभी जो हमारा पहला मैच है उसमें हमारी बैटिंग बुरी थी, फील्डिंग बुरी थी, जैसा कि हफीज़ ने कैच ड्रॉप किया नवाज की गेंद पे, तो फील्डिंग बुरी थी, बैटिंग बुरी थी या बॉलिंग बुरी थी? देखिए, इट्स कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जब आप मैच, आपने टॉस हारा, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, फिर ना पिच पे ऐसा इतना मुश्किल भी नहीं था कि आप वहाँ पे चेज ना कर पाते, बट अगेन आपने मोमेंटम अपना, जब आपने 200 रन एक्स्ट्रा करवा लिया आखिरी 5 विकेट से, वेड ने जो 100 किया वो बड़ा क्रूशल था। ये आपकी जो अपोजिशन है उसको इतना कॉन्फिडेंस देता है, इतना बिलीव देता है कि वो मैच जीत सकें। तो जब वेड ने जिस तरीके से 100 किया, जिस तरीके से उन्होंने 75 से एक्सेलरेट करते हुए 200 रन 268 रन कर दिए, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग। वेड गालिबन दूसरे ऐसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जो कि 6ठे नंबर पर आके उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। और यही चीजें होती हैं जो सिग्नल करते हैं कि मैच पाकिस्तान 70% हार गया है। तो एग्जैक्टली जब आप मेंटली तौर पे आप गेम हार जाते हो और गेम आप रन से भी हारते हो, और जब दूसरी टीम आप पे चढ़ रही होती है, एग्जैक्टली जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही होती है, खेल रही होती है, इससे गेम का मोमेंटम उनके पास वापस आता है। बेशक उन्होंने बैटिंग में अच्छा किया बाद में, बट उनकी बॉलिंग को भी इतना इंकरेजमेंट मिल जाता है कि यार हम इनको आउट कर सकते हैं। और पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो हम हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते हुए हैं, हमें प्रॉब्लम है, हमें काफ़ी शदीद प्रॉब्लम है, हमें इनको सॉर्ट आउट करना है और ये जल्दी से करना है। हमारे पास लड़के आगे हैं जो ऐसी कंडीशन में खेल सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें कंटेन करना है, उनको साथ लेके चलना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। और ये जो लड़के अभी तक लटके हुए हैं, हफीज जैसे लटके हुए हैं अभी तक, इनको आपने जल्दी इनकी जगह फिलअप करनी है इन यंगस्टर के साथ। हफीज के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हफीज के ऊपर तसल्ली से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक डिटेल टॉपिक है हफीज, उसके ऊपर बात की जाएगी। जो पहला मैच था उसका जो टीम कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल ठीक था आपके मुताबिक? देखिए, कॉम्बिनेशन पाकिस्तान, अब अगर हम लोग आर्ग्यू करते हैं कि लड़के अच्छे नहीं, लड़के यही लड़के हैं, इनको आपने ग्रूम करना है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लड़के तो आ जाते हैं, लड़के सब टैलेंटेड है, ये इसमें कोई डाउट नहीं कि लड़के टैलेंटेड नहीं है, लेकिन इन पे जो एक डेवलपमेंटल फेज है वो इन पे अप्लाई नहीं होता। अगर आप इंडिया की बात करें, बाकी ममालिक की बात करें, तो लड़के जब टीम में आते हैं तो वो इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके होते हैं कि उनको इंटरनेशनल का जो मार्जिन होता है डोमेस्टिक का वो इतना लगता नहीं है। तो हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली थोड़े से अनफॉर्चुनेट है इस मामले में कि जब वो नेशनल टीम में आते हैं तो उन पे आधा काम ही बाकी होता है और उनको तराशना पड़ता है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है उन लड़कों के लिए भी, जिन पे समझ मुझे तरस भी आता है कि यार इनको आप
अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है और उनको आप टीम में ले आओ तो ये एवेंचुअली प्लेयर स्ट्रगल करता है और ये सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्लेयर इतना ऊपर आता है लेकिन वो डेवलप नहीं होता। ये प्रोसेस की ज़रूरत है, हमें इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, आखिरी जो प्रोसेस अप्लाई हुआ था वो मोहम्मद आमिर पे हुआ था। उसके बाद नेशनल अकेडमी में काफ़ी लड़के आए और चले गए, लेकिन वो प्रॉपर जो एक प्रोसेस होता है, जो एक पैटर्न होता है, जो एक पूरा सांचा जो है वो उस पर अप्लाई किया जाता है, वो अप्लाई आज तक। तो उमर, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा पूरा क्रिकेट बोर्ड है, जो कि एक हम लोग पूरा डोमेस्टिक का एक क्राइटेरिया नहीं बना पा रहे कि प्लेयर कहाँ से पॉलिश होकर आएगा, प्लेयर ने किन किन फेजेस से गुजरना है। ये इस सब का जिम्मेदार कौन है? फिर आपके नजदीक जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका बहुत ईजी आंसर है, वो क्रिकेट बोर्ड ही है। डिसीजन मेकिंग पीसीबी की उनकी जो हायरकीज बनी हुई हैं, उनकी जो हम बात करते हैं प्लेयर्स की इनकंसिस्टेंट होने की, बल्कि क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी जगह पे इनकंसिस्टेंट होता है। डोमेस्टिक की पिचेस की बात हुई, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस बार जब मुदस्सिर नज़र जो है वो नेशनल अकेडमी के हेड बने, तो उन्होंने इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में तमाम पिचेस पे घास छुड़वाया ताकि इन बैट्समैन को आदत पड़े ग्रासी पिचेस पे खेलने की। और काफ़ी मैं जब प्लेयरों से बात करा तो प्लेयरों ने शिकायत की कि देखिए जी पिचेस क्या बना दी, हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे खेलना, जबकि ये मुश्किल जो है ये आने वाले दिनों में उनके लिए आसानी पैदा करेगी, बिकॉज उनके पास इतना टेम्परामेंट बनेगा कि इन पिचेस पे खेलें। तो इवेंचुअली जो आपने बात की कि कसूरवार कौन है, ये क्रिकेट बोर्ड है। उनके अपने जो डिसीजन है वो इतने इनकंसिस्टेंट होते हैं, एक सीजन में कुछ उनका डिसीजन होता है, अगले सीजन में बिल्कुल डिसीजन डिफरेंट होता है। इसको थोड़ा सा इस टॉपिक से मैच से हट जाएंगे, लेकिन जो सी नॉन सीरियसनेस की बात तो नहीं आ जाती कि बोर्ड थोड़ा सा नॉन सीरियस दिखाई दे रहा है, क्योंकि आए रोज़ बयान दे दिए जाते हैं कि ये टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, ये वाला मैच पाकिस्तान में खेला जाएगा, 2 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, 3 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, ये टीम आने को तैयार है, ये टीम आने को तैयार है। हालांकि ऐसी कोई बात होती नहीं है, या कुछ होती है, इस हवाले से आप ज़्यादा बेहतर बता। देखिए यस, ये पॉइंट डिफोकस तो करते हैं प्लेयर्स को। प्लेयर्स की जो एक फोकसनेस होती है, उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है, ये आपकी जो डिसीजन मेकिंग बैकग्राउंड में हो रही होती है, ये प्लेयर के फोकस को रिफ्लेक्ट करती है। प्लेयर का जो एक पर्सोना होता है, उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसके बैकग्राउंड में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि वो किस कंट्री से है, वहाँ के हालात कैसे हैं, उनके बोर्ड की डिसीजन मेकिंग कैसे है, और जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि पाकिस्तान की जो पीछे बैक से सिस्टम है, जो एक पूरी साइकिल है, वो कैसी चल रही है। और उसका रिफ्लेक्शन आप देखते हैं, पाकिस्तान हारता है कभी जीतता है। जब जीतता है इसका हम आपने पहले भी आप शिकायत करते रहे मुझसे कि हम टेस्ट मैचेस में अच्छा करते हैं लेकिन वनडे में हारते हैं। उसकी रीज़न है, टेस्ट मैचेस में हम पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि सिलेक्शन कंसिस्टेंट रही है। आपने एक कप्तान जो है उसको आपने बैक किया, फुल ऑल द वे बैक किया है, लेकिन वनडे में अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 से 4 सालों में इतनी चेंजेस की हैं कि इतनी चेंजेस तो शायद हमारे बोर्ड में कभी इतने चेयरमैन चेंज नहीं हुए जितने आपकी टीम में लड़के चेंज हुए हैं। तो आपको बैक करना पड़ता है टैलेंट को, और टैलेंट जो है वो डेवलप इसी तरह होता है कि उसको आप चांसेस दें, और ये आपके सेलेक्टर्स की आंख होती है जो परखती है लड़कों को कि बेस्ट लड़का ऊपर लाया जाए। तो ये चीज़ें आप मैटर करती हैं। आपकी जो परफॉर्मेंस है, ये आपके बैकग्राउंड में जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। पूरा क्राइटेरिया होना चाहिए, यही बात हम कहते हैं, पूरा क्राइटेरिया होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत प्लेयर पॉलिश होकर ऊपर आए। उमर, टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मोहम्मद हफीज़ के हवाले से हम बात करेंगे कि मोहम्मद हफीज़ की सिलेक्शन है और एकदम सिलेक्शन के बाद उनको कप्तानी का भी मौका मिल गया। शायद कुदरत मेहरबान है मोहम्मद हफीज़ के ऊपर। तो क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कल के मैच में शिकस्त दे सकता है? क्योंकि MCG का रिकॉर्ड, स्टैट्स सब आपके सामने हैं। ऑन द गिवन डे आपने कहा कि बात होती है ऑन द गिवन डे की, लेकिन कुछ रिकॉर्ड स्टैट्स भी एक फ्लो के साथ चल रहे होते हैं, अगली टीम का मोराल कुछ और ही होता है। देखिए, रिकॉर्ड, मोमेंटम, हर चीज़ इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ना कि अब देखें, अभी आपने जो हफीज़ की बात की, इससे पहले मैं थोड़ा सा और पीछे आऊँगा। अब इरफान को वापस आना पड़ा, सरफराज को वापस आना पड़ा, शुएब मलिक का गला ख़राब है, थ्रॉट इन्फेक्शन है उनको, और उसके बाद अजहर अली को हैमस्ट्रिंग हो गया। तो ये वो साबित कर रही है वो चीज़ें कि पाकिस्तान दे आर क्रम्बलिंग। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफॉर्चुनेट कह लें, कुछ ज़्यादा किस्मत भी, कुछ वो हमारे हाथ में नहीं होती चीज़ें, लेकिन स्टैटिस्टिकली मोमेंटम वाइज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में हर चीज़ है, बिकॉज उनके प्लेयर्स बड़ा फॉर्म में हैं। आई मीन अगर कल वार्नर नहीं चले और उनका जो नया लड़का है वो नहीं चला, बट अगेन एवरी डे इज़ अ न्यू डे। पाकिस्तान को अच्छा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को ग्रुप में आने से पहले ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि उन्हें क्या करना है, उनके जो प्लान है उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपके प्लान बनते नहीं, प्लान ए भी बनता है, प्लान बी भी बनता है, प्लान सी भी बनता है, बल्कि प्लान इनके साथ, और अच्छे कप्तान वही होते हैं जो प्लान बी तक जाने की नौबत उनको आती ही नहीं, अगर आ भी जाती तो वो सी तक नहीं जाते। तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान को अपने आप को दोबारा रीगैदर करना है, पाकिस्तान को बिलीव पैदा करना है, और वो बिलीव एक दिन से 2 दिन से नहीं आता। पाकिस्तान का मोमेंटम पाकिस्तान ने खो दिया हुआ, टेस्ट मैचेस के बाद खो दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान पहला मैच हारा है,
हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान जीते, बट अगेन अगर आप स्टैटिस्टिक बात करें, मोमेंटम, सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है इस टाइम। अच्छा, मैं इस ब्रेक पे जाना था, लेकिन उससे पहले फिर इसी से रेलिवेंट बात आ जाती है। मिसबाह उल हक ने एन चैपल के जो बयानात हैं उसके हवाले से उन्होंने जवाब दिया है चैपल को, अगर हम कहते हैं तो जवाब दिया गया, तो क्या आप उससे एग्री करते हैं जो मिसबाह उल हक ने उनको जवाब दिया? जी बिल्कुल, मिसबाह ने बिल्कुल सीरियसली हिट बैक किया चैपल को, बिकॉज चैपल थोड़ा सा अनफेयर कर गए यहाँ पे, थोड़ा लूज कर गए वो अपनी बात जज्बाती। बिकॉज देखिए, आपको मैं एक चीज़ मज़े की बताऊँ कि जब पाकिस्तान टेस्ट मैचेस कहीं खेल रहा होता है, बांग्लादेश में खेल रहा होता है, श्रीलंका में खेल, कहीं भी खेल रहा होता है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहा तो ऑस्ट्रेलिया वाले उसको फॉलो नहीं करते। तो शायद चैपल जो हैं वो शायद पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है उसको शायद इग्नोर करके, उन्होंने देखा नहीं पाकिस्तान को खेलते हुए, शायद उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया हारी थी यूए में शायद उनको वहाँ पे खेलते हुए नहीं देखा ज़रूर है, बट आई थिंक वो अनफेयर करके, वो ज्यादती करके कमेंट में जज्बाती हैं। उनकी जितने भी आप कमेंट्स आप पिछले आप उठा के देख रहे हैं, थोड़े एक्सट्रीम पे जाते हैं वो, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर उन्होंने ये बयान क्यों दिया, उसकी रीज़न भी यही है, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिसीजन मेकिंग है, हमारी दुनिया में जो हमारी एक स्टैंडिंग है, ये वो रिफ्लेक्ट करती है। जो कोई भी उठ के आपको कमेंट कर दे। बेसिकली क्वेश्चन उमर ये बनता है यहाँ पर कि क्यों उन्होंने इतनी हिम्मत की कि इस तरह किसी भी टीम के हवाले से इतनी बड़ी बात कह देना सामने? देखिए, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जब आप दुनिया में बात कर, जब आपकी स्टैंडिंग की बात आती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान की जो से है, पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग है, पाकिस्तान बार बार वहाँ पे जब दुनिया में जब हमारी खबरें जाती हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो यही वो वजह है जिससे पाकिस्तान का पर्सोना वीक होता है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग वीक होती है, जिसकी वजह से लोग उठ के बात कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी में इतनी हिम्मत करता है कि इंडिया की खिलाफ बात करे। मैं यही कहूँगा कि मिसबाह उल हक ने जवाब दिया इन चैपल को, और बिल्कुल ठीक जवाब दिया गया मिसबाह उल हक की जानिब से, ठीक बात की गई मिसबाह उल हक की जानिब से। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ के ऊपर। कुदरत कुछ खासी मेहरबान हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ जिनकी पहले टीम में जगह नहीं थी, 16वें खिलाड़ी के तौर पर वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचे और अब वो टीम के कैप्टन बन चुके हैं। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे और बात कर रहे थे मोहम्मद हफीज़ के बारे में। मोहम्मद हफीज़ जिन पर कुदरत कुछ हमें ज़्यादा ही मेहरबान होती दिखाई दे रही है। उमर, आपकी जाने बढ़ेंगे और मोहम्मद हफीज़ के हवाले से बात करेंगे कि मोहम्मद हफीज़ जो कि जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, अब वो 16वें खिलाड़ी के तौर पर वो टीम में पहुँचे, और जैसे ही वो टीम में ना सिर्फ आए बल्कि अब कैप्टन बन चुके हैं टीम के। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, थोड़ा लकी हैं, काफ़ी लकी हैं बल्कि, बिकॉज डोमेस्टिक में आउट ऑफ द वे जाके उनको सिलेक्ट किया गया पहले, वो भी अजहर अली के कहने पे, और उसके बाद अब वो वहाँ जाते हैं, पहले वनडे में फ्लॉप होते हैं। बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, कंटेन किया उन्होंने, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बॉलिंग अच्छी थी, बट जिस रोल के लिए उनको खिलाया गया कि वो स्ट्राइक करके देंगे, वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। बट उमर, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, माजरत चाहता हूँ। आपने कहा कि अजहर अली के कहने पर उनको कहा गया, तो एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि क्या अब इंजमाम उल हक भी प्लेयर पावर का शिकार हो गए हैं और वो सिलेक्शन खुलकर नहीं कर पा रहे? ये मसला तो नहीं है? देखिए, जो टीम मैनेजमेंट होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका, वो भी कप्तान जिसने टीम खिलानी है उसको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्लेयर्स पे तो बड़ा मुश्किल होता है फिर। इसलिए आई थिंक उन्होंने परसिस्ट किया अजहर अली ने कि अब हमें हफीज़ चाहिए। उसकी रीज़न ये कि उनको चाहिए था कि एक ऑफ स्पिनर चाहिए था उनको, जो काफ़ी देर से मिस करा था। उनका शायद यकीन है कि हफीज़ के आने पे कुछ उनकी फॉर्चून चेंज हो जाएगी, कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, पाकिस्तान जीतना शुरू कर देगा। देखिए, पाकिस्तान जीतेगा तब जब आपकी टीम जो है एज अ यूनिट परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान की टीम टेस्ट में परफॉर्म कर रही है, ना बॉलिंग आपका साथ दे रही है, ना आपकी बैटिंग आपकी बॉलिंग का साथ दे रही है। अब जब तक आप एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं करेंगे, आप जीतेंगे नहीं। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, एक टाइम था 90s में जब आप इंडिविजुअल वकार उठता था, वसीम उठता था, आता था, आउट कर देता था, पूरी टीम आउट कर देते थे। अब वो वाला सीन नहीं है। अब आपकी जब तक टीम वर्क नहीं करेगी, आप मैच नहीं जीतेंगे। तो यहाँ पे वो मिस कर, तो हफीज़ जो है वो 15 में नहीं थे, कभी सिलेक्ट भी नहीं हुए थे, उनको इग्नोर किया गया था बिकॉज उनकी डोमेस्टिक की जो फॉर्म है वो भी उनके हक में नहीं थी, उनकी फेवर में नहीं थी, और ना ही उनकी जो एक रन कर पा रहे थे वो सही तरह। तो आउट ऑफ द वे पिक किया गया, वो भी जब टीम स्क्वाड अनाउंस हो गया 15 का, उसके बाद एक हफ्ते के बाद पता लगा जी हफीज़ भी जा रहे हैं एज अ 16वें प्लेयर। तो ये थोड़ा सा अभी तक हम इसी शशुफन में थे कि हमें कुछ जवाब दे के हफीज़ किस तरह टीम का हिस्सा बन सकते हैं। एकदम से एक अपने आप ही, जैसे आपको मैं शो में बात कर चुका हूँ कि एकदम कुछ नेचुरल चीजें होती हैं अपने आप ही हो जाती हैं। तो अजहर बीमार हो गए, अजहर की हैमस्ट्रिंग होगी, शुएब मलिक जो सीनियरिटी वाइज आपकी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको कप्तानी करनी थी। आई थिंक उन्होंने एक दो मैचेस में कप्तानी इस तरह की भी है। अजहर अली शायद ऑफ द फील्ड हुए तो शुएब मलिक ने आके टेक ओवर किया है।
बट शुएब मलिक भी जो है उनकी थ्रोट का इन्फेक्शन है, इसकी वजह से वो टीम का हिस्सा कल नहीं खेलेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी भी खबरें थी कि शुएब मलिक फिलहाल इस टूर पे कैप्टेंसी लेना भी नहीं चाह रहे। देखिए वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, ये एक सवाल है, आप इसको देखिए। थ्रोट इन्फेक्शन है, मुझे नहीं पता इस टाइम वहाँ पे क्या चल रहा है, बिकॉज मैं वहाँ पे हूँ नहीं। बट अगेन शुएब मलिक को उनकी वहाँ वायरल भी चल रहा है, अगर वो फिट नहीं है, अगर वो नहीं, उनको वापस भेजें फौरन, कोई वो लड़का उनकी जगह भेजना चाहिए। अच्छा, अब मोहम्मद हफीज़ को बुलाया गया अजहर अली की जानिब से। मोहम्मद हफीज़ का पहले हमने जब हमारी टीम दौरा इंग्लैंड पर गई थी तब भी इंग्लैंड के स्टैट्स बताए थे। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया में उनके रिकॉर्ड को देख लें, 79 रन उन्होंने स्कोर किए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और 2005 से लेकर अब 2017 आ चुका है उन्होंने, और सिर्फ 79 रन्स, और एवरेज अगर देखें तो 11.39 समथिंग उनकी एवरेज बनती है। स्ट्राइक रेट उनका 50 से भी कम पड़ता है। तो क्या वजह, एक भी 50 नहीं है, आप 79 रन से तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रगल करते हैं हमारे प्लेयर, बाउंस पे स्ट्रगल करते हैं, यही प्रॉब्लम है। फिर इस बात को मानते भी नहीं है, ये बड़ी बात है, ये बड़ा प्रॉब्लम। हाँ एग्जैक्टली, आपको इंप्रूव करना है इन चीज़ों पे। सीनियर प्लेयर हैं आप और काफ़ी अर्से से खेलते हुए आ रहे हैं, तो अब ये प्रॉब्लम है। अगर आपने जो स्टैट गिनाई है, काफ़ी अच्छी रिसर्च आपने आज की करके रखी हुई है। बट अगेन हफीज़ स्ट्रगल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो स्ट्रगल करता है। आई एम श्योर कि वो उस पर कप्तानी का एडिड प्रेशर है, लेकिन काफ़ी सीनियर है, कप्तानी करते हुए आए हैं। आपको याद होगा T20 में उनका रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं था जब वो कप्तान थे, एक वर्ल्ड कप हारे तो उनको हटाना पड़ा नजम सेठी साहब की वजह से। बट अगेन कुछ चीज़ें हैं हफीज़ के हक में जाती हैं, बिकॉज हफीज़ पे ड्यू है, बिकॉज डबल ड्यू है, एक तो वो कप्तान है, ऊपर से ये सिलेक्शन है। ये ड्यू का वर्ड फिर मैं ये पास में चला जाऊंगा। ये ओस वाला ड्यू नहीं है, ये ओस वाला ड्यू नहीं है, ये दूसरा ड्यू है, DUE वाला ड्यू है। ये लग रहा है कि हफीज के बैट के ऊपर वो ओस वाली जो ड्यू है वो पड़ चुकी हुई है, और जो ड्यू स्कोर है वो इसी वजह से नहीं हो रहा। देखिए, ये सीनियर प्लेयर जो ऐसे प्लेयर होते हैं, वो उनका इम्तिहान यही होता है कि वो ऐसी कंडीशन में आकर परफॉर्म करें, और आई थिंक हफीज में ये कैपेबिलिटी है। लेकिन उमर देखिए, इसको कितना टाइम वक्त गुजर चुका है, पूरा दौरा इंग्लैंड उनको दिया गया था, तो उसमें कितनी इनिंग्स इन्होंने खेली थी। लेकिन आप देखिए, आप ये बात याद रखें कि हफीज ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, उनको किसी के कहने पे वहां भेजा गया है, और फाइनली उनके हाथ में कप्तानी तो आई है, लेकिन वो एक ही मैच के लिए कप्तानी करेंगे, इससे ज्यादा ना हम सोच रहे हैं, ना टीम मैनेजमेंट सोच रही है, ये डू और डाई है, और लास्ट चांस हफीज का, ये कह सकते हैं हम। देखिए, उनको ये सारे मैचेस तो मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ना मिले, लेकिन अगेन उन पे एडिड प्रेशर है, बिकॉज एक तो वो मेरिट पे नहीं वहां पे गए, दूसरा ये कि उनको वहां परफॉर्म करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो जो हल्का सा शुबा भी आपके माइंड में या हमारे या किसी के माइंड में रहता है कि हफीज अच्छे प्लेयर हैं, हफीज अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो भी जो अच्छा, अगर हम उमर अगर फ्यूचर प्लान देख रहे हैं, हम मुस्तकबिल के जो लड़के हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें हम लोगों ने पॉलिश करना है, तो अब फिर हफीज की अगर हम उम्र की बात करते हैं तो 36-37 साल की हो चुकी है, ठीक है, 36 साल कर लेते हैं हम। और अगर हम बाकी देखें तो दोबारा से कामरान अकमल का नाम भी ज़ेर गौर आ रहा है, तो यही नाम अगर चलते रहे तो हम मुस्तकबिल के जो लड़के हैं उन्हें कैसे ट्राई करेंगे? क्योंकि अब सवाल यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आगे पाकिस्तान के निस्बतन कुछ आसान टूर्स आ रहे हैं, जिसमें हमने वेस्ट इंडीज के साथ खेलना है, हम लोगों ने श्रीलंका के साथ खेलना है, बांग्लादेश के साथ खेलना है, और बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, और PSL एक अलग से अपना, वो तो छोड़ दें, उसको निकाल दें। देखिए, तो उन टूर्स पे सवाल उमर ये है कि उन टूर्स पे अगर हम इन नौजवान बच्चों को एक साइड पे बिठा देते हैं, इनको हम बाहर कर देते हैं, और इन्हीं लड़कों को, सीनियर प्लेयर्स को दोबारा से दिखे जिनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड अच्छा है, और दौरे ऑस्ट्रेलिया में, दौरे न्यूजीलैंड में समीर इस्लाम फेल हो गया, बाबर आजम फेल हो गया, मोहम्मद नवाज फेल हो गया, तो इनको चांस मौका ना दिया जाए, तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इंजमाम भी जाहिर है। देखिए, इंजमाम वो प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, बहुत ज़्यादा खेली हुई है, और वो 90s के प्लेयर है, बट अभी इतना खासा इतना पुराना टाइम नहीं हुआ, उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट समहाउ थोड़ी देखी भी है और खेली भी है, तो इंजमाम की भी चीज़ें काफ़ी स्टेक पे हैं। मिकी ऑर्चर की जो कोचिंग करियर है वो भी स्टेक पे है, तो इस सीरीज़ के बाद ये तमाम लोग रीगैदर करेंगे अपने आप को, और दोबारा से जो लड़के आपने नाम लिए हैं, हफीज़ का नाम लिया है, ये ऐसे लड़के अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट इनको वापस जहाँ पे थे वहीं से उनको वापस भेज दिया जाएगा। आपने जो आसान टूर्स की बात की, आई एम श्योर इस बार जो है तमाम नए लड़के जो है उनको ट्राई आउट किएगा, लेकिन आप जब आप रिबिल्डिंग की बात करते हैं, जब आप नए लड़कों को ट्राई करने की बात करते हैं, तो आप 11 के 11 लड़के नए नहीं डाल देते। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। आपको जो एक फ्लेवर है सीनियर प्लेयर्स का वो डालना पड़ता है, बिकॉज वो इनको गाइड करते रहे आहिस्ता आहिस्ता। आप ये नहीं होता कि आप पूरी की पूरी 11 के 11 लड़के नए लड़के डाल दें जिन्होंने 10 वनडे भी ना खेले हों या 4 टेस्ट मैचेस भी ना खेले हों, उनको आप सबको रिगैदर कर दें। ये पाकिस्तान नहीं है, ऐसा होता कभी नहीं है। पाकिस्तान इज नॉन फॉर ब्लडिंग, यानी आप नए लड़के डालने का आप डालते हैं, लेकिन आपके साथ साथ जो लड़के सीनियर हैं वो भी आपके साथ रहते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सकें। बट अगेन अगर आपकी खुद आपकी जगह नहीं बनती तो आप क्या किसी को गाइड करेंगे? ये एक प्रॉब्लम है। आपको ब्लेंड करना है आपकी पूरी टीम को यंग लड़कों के साथ,
ठीक है, उनमें 3 से 4 लड़के आपको पुराने लड़के डालने पड़ेंगे, और वो लड़के डालने पड़ेंगे जो टीम में परफॉर्म भी कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो फायदा नहीं, बिकॉज जब आप कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्रिकेट इतनी जालिम गेम है, ग्राउंड में आप कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आप रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो ये यंग लड़के जो हैं ये आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते, बिकॉज वो देखते हैं कि हमारे सीनियर अगर कुछ नहीं करे तो हमसे क्या उम्मीद करते हैं वो। तो आपको एग्जांपल बनना है ग्राउंड के अंदर, जैसे मिसबाह उल हक ने 4 साल से 5 साल में। बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो जूनियर लड़के हैं वो रिस्पेक्ट भी नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये आप लड़के सीनियर लड़के हों भी, उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत कम होती है दिलों में। कमी महसूस हो रही है इस टीम में, बिल्कुल आपने सही बात की, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि जो सीनियर्स हैं वो अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाते हैं जी, और जूनियर हैं ताकि वो जूनियर को पता चले यार मेरा सीनियर है, मैंने इसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो अब जो सूरत हाल सारी बन चुकी है हमारी टीम की, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो बड़े नाम होते हैं, वो हमेशा एक बड़ा प्लेयर बनाते हैं। अगर हम दूसरी टीमों को उठा के देखें, स्मिथ को बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था जब स्टार्ट में आया, और स्मिथ इस टाइम आपका नंबर 1 बैटिंग में रैंकिंग में भी है, टीम को भी टॉप पर लेकर जा रहा है, बड़े अच्छे से लीड कर रहा है। विलियमसन को रेडी किया और भी बड़े प्लेयर्स को तैयार किया ब्रेंडन मैकुलम ने, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो धोनी ने कितने प्लेयर्स इस टाइम अपनी टीम को दे दिए हैं। तो इस वक्त हमारी टीम में कोई आपको ऐसा प्लेयर दिखाई देता है जो जूनियर्स को एक बड़ा प्लेयर बना दो? देखिए यही मैंने आपको हम बात करें कि वो जो एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है, वो रिस्पेक्ट कभी किसी ने मिसबाह के अलावा किसी और ने एंजॉय नहीं की। ये सबसे बड़ा, जब आप इंस्पायर नहीं किसी को करते तब आप रिस्पेक्ट भी नहीं लेते। मिसबाह समहाउ हमारे नेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होता रहा है, फेलियर होता रहा है रिटायरमेंट के ऊपर, उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। देखिए आपने जो मिसालें दी, इंडिया की मिसाल दी, वहाँ पे सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पे इंग्लैंड की आपने मिसाल दी, ऑस्ट्रेलिया की आपने मिसाल दी, स्मिथ की ऑलमोस्ट 50 टेस्ट मैच हो चुके हैं अब तक, अगर आप स्टैट्स देखें। देखिए उन्होंने रिबिल्डिंग की, और रिबिल्डिंग में उन्होंने 3 से 4 नाम फिक्स कर लिए कि ये लड़के हमारा फ्यूचर है, हमें इनके साथ रहना है। उन्होंने, और उन लड़कों ने भी इंडिविजुअली इवॉल्व किया अपने आप को। स्मिथ लेग स्पिनर के तौर पे आए थे, अगर आपको याद हो, बड़े मीडियोकर से एक प्लेयर लगते थे कि यार ये लेग स्पिनर भी मीडियोकर से थे जी। तो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, और इस तरीके से इवॉल्व किया कि दुनिया क्रिकेट उनकी रिस्पेक्ट करती है। आप बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं फॉल, आप रैंकिंग की बात की, वो कहीं ना कहीं रैंकिंग वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है। हम साउथ अफ्रीका की एग्जांपल भी ले सकते हैं उमर, यहाँ पे डिकॉक आया वहां पर, और अब डिविलियर्स जब अनफिट हुए हैं तो डुप्लेसिस ने कैप्टनसी संभाली और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश कर दी। देखिए यही चीजें होती है कि आपकी, जब आपने पहले बात की कोचेस की बात की, कोचेस को ब्लेम करना, देखिए कोचेस समहाउ आपको निखारने की कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ 70% बल्कि 80% मैं ये समझता हूँ लड़कों ने अपने आप को खुद इवॉल्व करना होता है। जैसे आपने हफीज की मिसाल दी, आज की पढ़ रहा था मैं कि हफीज के बाद मैंने जब से डेब्यू कर रहे हैं वो एक ही पैटर्न से वो आउट होते हुए आए हैं। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। उन्होंने रन्स बेशक बहुत ज्यादा किए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए, यूएई में रन्स किए हैं, श्रीलंका में रन्स थोड़े बहुत किए उन्होंने, तो अप्रिशिएट, जो रन्स किए उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। बट अगेन अगर आप इतने साल खेलने के बाद भी अनसर्टन है आपकी जगह, तो फिर फायदा क्या आपके प्लेयर होने का। सबको याद है दिल स्ट्रेन के साथ हफीज का जो, देखिए ये चीजें होती है, लेकिन अगर आपने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, आप अपने 14-15 साल खेलने के बावजूद भी लोग आप पे डाउट करते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को थोड़ा सा खोलना है, चेक करना है अपने आप को कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है। बिकॉज 15 साल खेलने के बाद अगर कोई आपको डाउट करता है तो ये फिर आपके क्रिकेट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि आपने 15 साल आपने क्या किया है। अच्छा, हफीज के हवाले से बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो गई है और ये चलती रहेगी। हफीज जब तक टीम का हिस्सा है तब तक हफीज भी हमारे साथ हैं और हम हफीज के साथ हैं। उमर अकमल के हवाले से बात करेंगे। उमर अकमल को एक तवील अरसे के बाद 2015 के बाद उनको वनडे मैच खेलने का मौका मिला और उसमें उनकी जो शॉट थी गैर जिम्मेदाराना शॉट थी, और क्या आपको कहेंगे उमर अकमल के बारे में? अगेन वही हम बात जो करें वही चीज़ है, अपने आप को इवॉल्व करना। उमर अकमल हम सुनते आए हैं काफ़ी टैलेंटेड है। देखिए टैलेंटेड वर्ड मैं पहले भी लिख चुका हूँ ये चीज़ पे कि काफ़ी ओवर रेटेड वर्ड है। हम हर चीज़ में टैलेंट का वर्ड घुसाते हैं, हम कहते हैं जी ग्रेट है, टैलेंटेड है। देखिए उमर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। मेरा नाम भी उमर है, लेकिन उमर अकमल काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं, हम इसको उस पर कोई डाउट नहीं है। बट अगेन अगर आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करें तो आपके अच्छे प्लेयर, आपके टैलेंटेड प्लेयर कहलाने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है? अगर आप टीम को फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे, इंडिविजुअल लड़के रन्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट अगर आप वो टीम को हेल्प नहीं कर रहे, अगर आप इन द मिडल आप जो है वो गैर जिम्मेदारान तरीके से आउट हो रहे हैं,
आप टीम को लेट डाउन कर रहे हैं तो आपका टीम में रहने का भी कोई हक नहीं बनता। आपको वो लड़के चाहिए जो आपकी टीम की जो यूनिटी उसको रिस्पेक्ट भी करें, जो आप, और उमर अकमल काफी ज्यादा खेल चुके हैं, 111 वनडे आई थिंक खेल चुके हैं। उमर अकमल के हवाले से ना एक पर्सनल सी ऑब्जर्वेशन है, जब कोई शॉट खेलते हैं तो रमीज राजा ने कहा था कि वो बल्ला अपना वहीं पर रोक लेते हैं और ऐसा लगता है कि इनको खुद भी यकीन नहीं आया कि मैंने ये शॉट खेल लिए। नहीं देखिए, शॉट्स एंजॉय की जाती है कल भी नहीं, एंजॉय तो ठीक है, एंजॉय की जाती है शॉट्स। कल एक शॉट उन्होंने खेली थी और उसके ऊपर बल्ला रोक लिया, सिंगल भी नहीं हुई थी उस शॉट के ऊपर, वो ऐसे खड़े ने काफी देर तक। देखिए उमर अकमल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल है। उनका जैसे मैंने आपको पहले बताया साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, उनको बड़ी अच्छी तरीके से उनके साथ बैठ के सेशन, आई थिंक उनके 1-2 सेशन करवाया भी मैं पीसीबी ने उनके साइकोलॉजिस्ट के साथ। देखिए उमर अकमल का प्रॉब्लम सिर्फ यही रहा है कि वो फोकस नहीं है, उनका फोकस आई थिंक हमेशा डीफोकस रहते हैं। वो क्रिकेट प्लेयर हैं, वो टैलेंटेड हैं, वो उन्होंने रन्स भी करके दिखाए हैं आपको, और वो उनमें पोटेंशियल है अभी भी। ओवरवेट थोड़ा सा हो गया, उनका वेट थोड़ा ज्यादा है, बट अगेन ही इज अ गुड प्लेयर। बट अगर आप टीम के लिए रन्स नहीं कर रहे तो आपको गुड प्लेयर कहलाने का आप हक खो देते हैं, आप टैलेंटेड होने का हक खो देते हैं अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। उमर के साथ सीरियस प्रॉब्लम है, जो आपने शॉर्ट सेक्शन की बात की, हमेशा इररिस्पांसिबल तरीके से आउट होते हैं। तो इसका मतलब यही है ना कहीं प्रॉब्लम तो है, वो प्रॉब्लम आपकी दिमाग में, आपकी परफॉर्मेंस पे नहीं, आपकी बैटिंग पे नहीं है, आपकी टेक्निक पे। देखिए टेक्निक को आप डिस्कस करते हैं, टेक्निक बहुत सी दुनिया के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, टेक्निक उनकी भी क्रिटिसाइज, लेकिन वो रन्स करते हैं। आपकी आई कांटेक्ट, आपका गेम में फोकस होना। हाशिम आमला की मिसाल देता हूं मैं, जब वो आए थे टीम में, उनका जो बैटिंग स्टाइल था वो उनकी फुटवर्क बिल्कुल नहीं हुआ करता था। फुटवर्क अभी भी उनका आइडियल नहीं है, बट अगेन उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया और अब दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में शामिल होते हैं वो। देखिए कोचिंग टेस्ट मैच खेला, उसमें सेंचुरी कर दी। देखिए वो फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने अपने आप को रीगैदर किया और वो फॉर्म में है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रन किए और जो उनकी हेल्प भी किया। तो उमर अकमल के साथ ये कि हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लीग्स भी खेलते हैं, इतना ज्यादा एक्सपोजर भी हो गया, बट अगेन उनके प्रॉब्लम वही है, वही के वही है। उन प्रॉब्लम को सॉल्व, और इन्हीं वजह से वो टीम से 1.5 साल बाहर रहे हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद उनको ड्रॉप किया गया, बिकॉज वो उनके एक तो डिसिप्लिन के इशू हैं और वो गेम में फोकस नहीं है और वो टीम मैन नहीं है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब जुनैद खान को कहा जा रहा था कि खिलाया जाना चाहिए, तो उनको खिलाया जाएगा? देखिए खिलाना चाहिए उनको। किसकी जगह खिलाना चाहिए? वहाब रियाज का खिलाना चाहिए। वहाब रियाज आई थिंक फटीग तो नहीं कहेंगे, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल प्लेयर, उनका काम है खेलना, उनका एक रोल है, वो रोल प्ले करना है उनको, और उनका वो लकी है कि वो नया बॉल नहीं करते, बिकॉज ही इज नॉट गुड फॉर, वो ओल्ड बॉल पे ज्यादा अच्छा बॉल करते हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं, और यही वो पिचेज है जहां पे उन्होंने, आपको याद होगा वर्ल्ड कप पे उन्होंने नाम कमाया था अपनी इन्हीं एक डेडली बॉलिंग से। लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, एक स्पेल के नतीजे में बदले में कितनी देर हम वहाब रियाज को खिलाएंगे? देखिए दिस इज ऑल ऑटोमेटिक सिलेक्शन, वो कब तक रहेंगे? यही वहाब रियाज हैं। देखिए इसको आपने कितनी देर बर्दाश्त करना है, आपने ये नोट करना है। वहाब रियाज हमेशा ऐसे रहेंगे। बर्दाश्त क्यों करें उमर, जब हमारे पास और ऑप्शंस हैं तो हम बर्दाश्त क्यों करें, आगे क्यों नहीं चलते? ये एक फ्लेवर है। देखिए वहाब अच्छे बॉलर हैं लेकिन विविड हैं, काफी ऊपर नीचे होते हैं, और यही उनका स्टाइल है। वकार से मेरी इस बारे में बात हुई एक दफ़ा, बिकॉज उन्होंने काफ़ी अच्छे हैंडल किया इसको, वहाब को, बट नो बॉल के इश्यूज रहे हैं, तो वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते रहे हैं वहाब रियाज से, कि वहाब रियाज हालांकि बड़ा कंट्रीब्यूट किया वकार ने वहाब की करियर में, लेकिन वहाब ऐसे ही रहेंगे, विविड रहेंगे। उनको आपने कहाँ यूज़ करना है, आपने ये स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा कप्तानों को। अगर वो वनडे में अच्छी बॉलिंग नहीं करते, वो अच्छी बॉलिंग वनडे में करते भी नहीं। आपको याद होगा काफ़ी एक्सपेंसिव, उन्होंने 100 रन 100 कुछ रन, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में, और इन्होंने काफ़ी इनको मार पड़ी हुई है बॉलिंग में। तो वनडे में हमेशा स्ट्रगल करेंगे, टेस्ट मैच में पैचेस में बॉलिंग करते हैं, उनको एक एनर्जी चाहिए, उनका एक मूड है, और उस मूड के मुताबिक बॉलिंग वो करते हैं। तो वो मूड कैसे बनेगा? देखें मैंने वही बताया, वहाब काफ़ी विविड हैं, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं, बट अगेन आप जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपने 11 लड़के मिलकर खेल रहे होते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको अपनी आपके जो मूड के जो पैरामीटर्स हैं उनको आपको साइड पर रखना पड़ता है, आपको अपनी 100% देनी पड़ती है। लेकिन वहाब हमेशा से ऐसे थे, रहेंगे ऐसे हैं। वहाब से आगे निकलते हैं, आमिर के ऊपर आते हैं। आमिर क्या सिर्फ 4 ओवर्स ही करेंगे? 4-5 ओवर्स के बॉलर्स रह गए हैं, वो T20 के बॉलर्स रह गए हैं। या तो देखिए प्रॉब्ली आमिर का इशू ये कि हमने उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो आए थे, आमिर का एक जो हमने 2010 में एक परसोना छोड़ा था, हमने हमारी याददाश्त थी, हमारी मेमोरी थी उनके बारे में, हम प्रॉब्ली उनको उसी तरह रेट करते हुए आ रहे हैं। 5 साल का अरसा बीच पे वो बिल्कुल कुछ नहीं खेला उन्होंने, उनका मोमेंटम बना, उनके कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन अगेन कैचेस ड्रॉप होना ये पार्ट ऑफ द गेम होता है। उनके ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए, एग्री करता हूँ इस चीज़ से, बट अगेन आपको आउट करना है। बॉलर वनडे में आपको, टेस्ट मैच में आपने 20 विकेट लेने, अगर आप विकेट ही नहीं ले पा रहे तो आप अच्छे बॉलर, वही जो हम पहले बात करते आ रहे हैं, हमारे हर प्लेयर की एक ही कहानी है, हमारे हर प्लेयर का यही इशू है,
हम किस किस को डिस्कस करेंगे। जुनैद खान अगर हम खिलाते हैं तो किसकी जगह खिलाएं? देखिए जुनैद तो मैंने बताया वहाँ की जगह बनता है उसका खेलना, और जुनैद का खेलना बनता है। उसकी रीज़न ये है कि जुनैद काफ़ी देर से बाहर बैठे हुए थे, उन पे एक स्टिग्मा लगा हुआ था कि जब उनकी इंजरी हुई थी, इंजरी के बाद वो सेम जुनैद नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो सेम जुनैद नहीं रहे। उनको पाले के लिए टेस्ट मैच में 2014 में ड्रॉप किया, उसके बाद उनको नहीं खिलाया। वर्ल्ड कप पे जाना था उनको, वर्ल्ड कप से ठीक कुछ 2-3 हफ्ते पहले वो बीमार हो गए और इंजर्ड हो गए, वो उनकी हैमस्ट्रिंग का इशू हो गया। उसके बाद उनकी वो पेस नहीं रही, वो लिथल जो डेडली बॉलर थे वो लिथल थे, वो नहीं रहे वो तो। लेकिन अब उन्होंने परफॉर्म किया है। अब वो लीग में हमने देखा कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल बॉलिंग की है, उनको मोमेंटम मिल रहा है। वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग जी बिल्कुल, बीपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में वो जान से बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए यही एक सिम्टम होता है जिस पे आप लड़कों को लेके आते हैं, उनको खिलाते हैं आप, तो अब आप उन पे ड्यू है। और जब ऐसे मौके प्लेयर्स पे आते हैं जिन पे उनको प्रूफ करना होता है, वो भी जुनैद खान जैसे प्लेयर को, और वो प्रूफ करेंगे। बिकॉज जुनैद खान जब से मोहम्मद आमिर आया है वो पीछे पुश होते जा रहे हैं, तो उनके दिल में एक कहते हैं ना एक बर्निंग सी एक ड्राइव है उनके दिल में, एक चाह है कि वो आए और वो प्रूफ करके बताएं कि ही इज द सेम जुनैद जो कि वो लोग याद रखते हैं उनको। आई थिंक जुनैद पे ड्यू है और वो जुनैद करके दिखाएंगे। और हसन अली के हवाले से आप कैसा समझते हैं, कैसा एडिशन है? 9 मैचेस 14 विकेटें हैं जी। स्ट्राइक रेट के हवाले से मार खा रहे हैं वो, लेकिन ये कि विकेट्स हासिल कर रहे हैं, तो इस देखिए प्लेयर लाइक शर्जील खान, बाबर आजम, हसन अली, ये नए लड़के हैं, इन पे आपको थोड़ा लेवरेज देना पड़ेगा इनको। हसन अली इज डूइंग वेरी वेल, उनकी पेस इतनी ज्यादा नहीं है, बट उनकी लाइन लेंथ, उनकी जो वेरिएशन है पेस की, वो बड़ी बड़ी इंप्रेसिव है, और इसी वेरिएशन की वजह से वो आउट करते आ रहे हैं। आपने देखा इस मैचेस में इतनी बड़ी पेस नहीं है उनकी, इतनी बहुत ज्यादा गुड एक्सप्रेसिव बॉलर है, जैसे पाकिस्तान के बॉलर समझ जाते हैं, शुएब अख्तर, वहाब रियाज, आमिर, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है वो, बट अगेन वो आउट कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है, हो सकते हैं, उनका बिल्डअप बन रहा है। इससे जब अभी जो आप हसन अली देख रहे हैं, इससे पहले जो हसन अली थे कोई 1 साल पहले वो काफी कमजोर थे, लेकिन इसके लिए हसन अली को फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स आए, बिलावल भट्टी आया, अच्छी पेस थी, अनवर अली आया, एकदम एक आ गया कि अनवर अली बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। अंडर 19 वाला स्पेल अनवर अली का याद आता है, तो लेकिन क्या वजह है ये, हम कंसंट्रेशन फिर वही बात लूज कर जाते हैं। देखिए एग्जैक्टली सिलेक्शन का इशू होता है, लड़कों को कंसिस्टेंट रहना है सिलेक्शन में। अगर आप वनडे में हसन अली को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको आप कोशिश करें। अब यहाँ पे काम कोचेज का आता है और यहाँ पे सेलेक्टर्स का काम आता है कि उसको फॉलो अप करते हैं वो। अभी जो हसन अली आप देख रहे हैं, अगली सीरीज में हसन अली इससे ज्यादा इंप्रूव नजर आना चाहिए, और यही प्लेयर की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने को कितना इवॉल्व करता है। हम सबको पता है अब तो इंटरनेट आ गया, अब तो टीवी चैनल्स आ गए, हर मैच लाइव होता है। अब प्लेयर्स को पता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको पता है कि हमें 1 महीने के बाद हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हमें कहाँ स्टैंड करना है, 1 साल के बाद हम कहाँ खड़े होंगे। ये प्लेयर के ऊपर अपने इंडिविजुअल एक्ट आता है उनका कि वो कहाँ पे अपने आप को करते हैं। कोचेज दे आर ऑल देयर फॉर देम, ये नहीं कि इनके साथ कोचेज नहीं होते, सब लोग हैं, सब हेल्प भी करते हैं इनकी। अगर आप किसी को कॉल करते हैं, अगर ये वसीम को कॉल करें, वकार को कॉल करें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनको डिस्करेज करेगा, वो इनको बताएगा। बट अगेन ये आप पे पर्सनल आता है कि आपने अपने गोल क्या सेट किए हुए हैं, आपने आपको 1 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं, एफर्ट्स क्या कह रहे हैं आप इसके लिए। ठीक होगा। अब क्या नवाज और इमाद वसीम खिलाए जाएंगे अगले मैच में? दोनों को खिलाया जाएगा या कोई एक आधा इनमें से बाहर होगा? शुएब मलिक नवाज की जगह इन हो सकते हैं, ये सिलेक्शन के वाले से सवाल आ रहा है। जी देखो बिल्कुल, अगर आप इसको क्विकली अगर हम देखें तो लाइनअप में चेंज एग्जैक्टली शुएब मलिक बल्कि शुएब मलिक अभी ठीक नहीं है, आई थिंक वो कल का मैच मिस करेंगे, तो आई एम श्योर नवाज और इमाद दोनों खेलेंगे। बट अगेन एक ही पैटर्न है, नवाज थोड़े से बड़े फॉर्मेट के बॉलर हैं, लेकिन नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की उन्होंने, कल आपने देखा एक अनफॉर्चुनेटली एक कैच ड्रॉप हो गया। अदरवाइज अगर आप दोनों का मवाजना करें तो स्टिल फील के जो है नवाज जो है वो बेटर बॉलर है इमाद से। इमाद शॉर्टर फॉर्मेट के अच्छे बॉलर हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए उनको वो स्ट्रगल करेंगे। और रिजवान के ऊपर आ जाते हैं, और रिजवान जो कि सरफराज की जगह खेल रहे हैं, मौका मिला, एक ऐसे ही मौके मिलते हैं खिलाड़ियों को। रिजवान एक तवील अरसे से बेंच पर थे, लेकिन टीम के साथ जरूर मौजूद थे। सरफराज अहमद जो कि हमारे वाइस कैप्टन भी हैं, T20 टीम के कैप्टन भी हैं, तो सरफराज अहमद की जगह अब मोहम्मद रिजवान ये सीरीज़ खेल रहे हैं, पूरी सीरीज़ उनको मिल गई है तकरीबन। तो इनकी कीपिंग कैसी थी? बैटिंग में तो उन्होंने 21 रन किए हैं और 44 गेंदें खेली थी, तो उसमें तो इतना नहीं वो इम्प्रेस कर पाए। और कीपिंग के वाले से आप देखिए रिजवान के साथ थोड़ा सा ज्यादती चल रही थी उनके साथ, उनको बेंच पे बैठाया जा रहा था, बेचारे बेंच पे बैठ के आते थे और बगैर खेले वापस आते थे, तो काफ़ी अरसे से ये बड़ी गलत प्रेसिडेंस पड़ गई हमारी टीम में। लड़के जाते हैं टूर पे, खेलते नहीं हैं, अब खेलते हैं तो 1 साल के बाद, जैसे इमरान खान की बात करते हैं, 2 साल के बाद, 1.5 साल बाद उनको आपने टीम में रखा, खिलाते नहीं है।
लेकिन कल मैंने देखा रिजवान को, जो हम एक क्वेश्चन मार्क था उनकी कीपिंग के ऊपर, वो मुझे नजर आया कि ही वाज बेटर विकेट कीपर देन सरफराज। सरफराज ऑन एवरेज 1.5 कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं हर मैच में, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग है जो उसको कवर अप करती है। बट अगेन आप इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं करते ऐसे कैचेस, बिकॉज आज क्रिकेट काफी फास्ट हो गई है। तो रिजवान मुझे थोड़ा बेटर नजर आया। अच्छा, क्रिकेट फास्ट हुई है तो उमर आप उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब विकेट कीपर, आपको विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जी। तो पहले हाँ एग्जैक्टली रिजवान की बैटिंग में आपको लग रहा है कहीं लैग कर रहे हैं वो? देखिए रिजवान जितनी देर से बेंच पे बैठा हुआ है तो आई फील कि रस्टी था वो, और उससे एकदम से उसका मौका मिल जाना, और ये उसके लिए भी सरप्राइज होगा कि यार मैं पिछले 1.5 साल से बैठा हूँ बेंच पे, रैंडमली मुझे डिफरेंट इंटरवल में मुझे मैचेस मिल रहे हैं। सरफराज बाहर गया तो मुझे मौका मिला है। एज अ बैट्समैन वो खेलते रहे, अगर आपको याद हो। अगर सरफराज ने जब आगाज किया था तो सरफराज भी इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने मेहनत की, अपने आप को प्रूव किया। हम यही उम्मीद करते हैं मोहम्मद रिजवान से कि उनको मौका मिल रहा है, इस मौके से पूरा फायदा उठाएं और वो अपने आप को इंप्रूव करें कि वो अच्छे विकेट कीपर प्लस अच्छे बैट्समैन भी हैं। प्रोग्राम पर अपने इख्तिताम को पहुंच, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।